चाहिए किस एप्लीकेशन के अनुसार। सो इसमें दो चीजें हैं। जब इरेडिएशन होता है, जब हम लोग रेडिएशन को डालते हैं मेटल ऑक्साइड के थिन फिल्म के ऊपर में, तो दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक, अगर जो एनर्जी का रेंज है वो कम है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम के आसपास है, तो इसमें डोमिनेंट नेचर ऑफ इंटरैक्शन जो होता है वो इलास्टिक कोलिजन विद एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है। कैसे, अभी हम इसको बताएंगे। और दूसरा, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा रेंज का होता है, मेव के ऑर्डर का होता है, तो मेव के ऑर्डर में आपको आयन भी जो है इसमें इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ हाईली चार्ज आयंस विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर लो एनर्जी है तो एक तरह की घटना होगी, इलास्टिक कोलिजन होगा न्यूक्लियाई के साथ में, और अगर हाई एनर्जी है तो दूसरे तरह की घटना होगी। लो एनर्जी में जैसे मैंने बताया कि उसमें आयन इम्प्लांट हो जाएंगे आपके लैंड्स में, तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हाई आयन बीम में तो पेनिट्रेट थ्रू कर जाएगा, लेकिन जब वो जाएगा तो जो ट्रैक से जाएगा उस ट्रैक में वो डिफेक्ट्स क्रिएट कर देगा, वो कई तरह के डिफेक्ट्स क्रिएट करेगा जो सेंसर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में जो काम करते हैं वो सभी के सभी परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में काम करना चाहते हैं वो चाहते हैं हमारा ऑप्टिकल फाइबर ऐसा हो जो बिल्कुल ही कहीं भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं हो ना। हम सेंसर वाले जो लोग होते हैं वो हम कहते हैं नहीं, हमको परफेक्शन नहीं चाहिए, वी डू नॉट नीड एनी परफेक्शन। क्यों? हम कहते हैं कि भाई अच्छा ऑप्टिकल फाइबर सीधा जाएगा, सारा कम्युनिकेशन होगा, कुछ लॉस नहीं होगा। हम कहते हैं नहीं, हम उसको थोड़ा बेंड कर देंगे, माइक्रो बेंड्स क्रिएट करेंगे, माइक्रो बेंड से लॉस होगा, और उस लॉस को हम टेम्परेचर, हम प्रेशर, हम करंट के सेंसर के रूप में यूज करेंगे। तो जो परफेक्शन उनके लिए चाहिए कम्युनिकेशन में, उसको इम्परफेक्शन बना करके हम अपने सेंसर में यूज कर लेंगे। ठीक उसी तरह से एक सॉलिड में एकदम परफेक्ट उनको चाहिए सारी प्रॉपर्टीज, ले लीजिए भाई। नहीं, हम अपने में डिफेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उन डिफेक्ट्स को यूज करके हम सेंसर बना लेंगे। तो सेंसर वालों में और जो परफेक्ट काम करने वालों में यही है, वो तो बड़े परफेक्ट काम करते हैं और हम इम्परफेक्शन में बिलीव करते हैं। ये एक फर्क है। सो ये देखिए, जैसे अगर एक आयन बीम गया तो किस तरह का ट्रैक का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, ये जैसे दिखा रहा है आयन ट्रैक, यानी कि अगर आप ऊपर से एक थिन फिल्म के ऊपर में आयन का बीम डाल रहे हैं तो आयन का बीम डालने से आप देखिए एक ट्रैक हॉलो की तरह से क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और एक कूलम्ब एक्सप्लोजन होगा। आयन ट्रैक का कोर है, ये सॉलिड टारगेट है। तो अंदर जो डिफेक्ट क्रिएट होगा ये उसको एक सिंपल एक पिक्चर दिखाया गया है। और इसमें क्या है ना, अब यहाँ देखिए दो तरह के लॉसेस होंगे। जब आयन बीम अंदर जाता है तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉसेस। एक लॉस को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लॉस। ये क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी डिपोजिशन इंड्यूस्ड बाय इलास्टिक कोलिजन दैट कैन क्रिएट कैस्केड ऑफ एटॉमिक कोलिजन इवेंट्स। अच्छा, ये क्या करेगा? डिस्प्लेस द एटम फ्रॉम द इनिशियल साइट्स कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी लॉस एंड फाइनली प्रोड्यूस परमानेंट एटॉमिक स्केल डिफेक्ट्स लाइक पॉइंट डिफेक्ट्स, वैकेंसीज, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। ये इसमें क्रिएट करेगा। और दूसरा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लॉस होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फोटॉन के इंटरैक्शन के थ्रू उसमें एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है मटेरियल को, वो काफी हीट अप होता है और उसमें डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो दोनों का रेंज अलग है ना। देयर आर टू मॉडल्स। एक मॉडल हमारा है कोलंबियन मॉडल, कूलम्ब एक्सप्लोजन मॉडल। इसमें क्या करते हैं? हेवी आयन बीम को हम भेजते हैं, ये वैलेंस, वहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देते हैं, इसके पीछे में पॉजिटिवली चार्ज आयंस रखते हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है सिंपल। इससे केमिकल बॉन्ड जो है सॉलिड का वो वीक हो जाता है, इससे कोलंबिक रिपल्सन आयंस के बीच में पॉजिटिव आयंस बचे, तो उनके बीच में कोलंबिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा कोलंबियन रिपल्सन होता है कि देयर इज एन एक्सप्लोजन, एटम सारे फॉल अपार्ट कर जाते हैं। हम इसको कहते हैं कूलम्ब मॉडल, इसको कहते हैं हम कूलम्ब एक्सप्लोजन मॉडल। दूसरा है थर्मल स्पाइक। आयन बीम आया, इसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन फोटॉन कपलिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दी। थोड़ी देर के लिए फेम्टोसेकंड 10 to the power of -12 to 10 to the power of 15 सेकंड के लिए सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट हो गया, मेल्टिंग हो गया, प्लाज्मा फॉर्मेशन हो गया।
और उसके कारण वहां पर सारा स्ट्रक्चर चेंज कर गया और आपको डिफेक्ट क्रिएट हो गया, इंटरस्टिशियल्स क्रिएट हो गया, जो कि एक सेंसर बनाने वाले के लिए फायदेमंद चीजें हैं। ना कूलम्ब एक्सप्लोजन और थर्मल स्पाइक, ये देखिए जैसे यहां पर दिखाया गया क्या चीज है। अगर ध्यान से देखें, कूलम्ब एक्सप्लोजन क्लस्टर ऑफ एटम्स में कैसे हो रहा है। बड़े वाले एटम्स जो हैं और उसके बाहर का जो व्यू है वो इंडिकेट कर रहा है चार्ज को। जैसे ग्रीन वाला है, वो ग्रीन वाला जो है वो चार्ज है, रेड वाला है न्यूट्रल है। तो आप देखिए कि इसमें एनर्जी अगर गया और इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर की तरफ भागते हुए दिख रहे, इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकल गए हेवी आयन बीम से, पॉजिटिव आयंस बचे और उन पॉजिटिव आयंस के बीच में हेवी कोलंबियन रिपल्सन हुआ तो एक एक्सप्लोजन की तरह हुआ। दिस इज कोलंबियन एक्सप्लोजन। दूसरा है थर्मल स्पाइक मॉडल। इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरैक्शन के थ्रू एनर्जी मिला, मेल्टिंग हुई और मेल्टिंग के कारण वहां का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, डिफेक्ट्स क्रिएट हो गए, तो ये कहलाया थर्मल स्पाइक मॉडल। तो दीज टू मॉडल्स आर यूज्ड इन आयन बीम इरेडिएशन टेक्निक, जिससे कि हम बाद में रिजल्ट्स को एनालाइज करें। अब इसके आधार पर हम एक छोटा हमने जो अपने लैब में किया आयन बीम इरेडिएशन का, वो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट करना चाहेंगे। और वो है कि हमारे पास में 120 मेव निकल 7+ आयन बीम हमने लिया, उसको हमने इरेडिएट किया WO3 थिन फिल्म। WO3 थिन फिल्म पर हम लोगों ने दो तरह से काम किया। पहला WO3 थिन फिल्म से को हमने सिल्वर के साथ में डोप किया और सिल्वर के साथ में डोप करके उसको हाइड्रोजन सेंसिंग के लिए यूज किया। और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, जो कि बहुत ही रेस्पेक्टेड जर्नल है, उसमें वो वाला वर्क हमारा पब्लिश हुआ। उसके बाद में हमने WO3 पर गामा इरेडिएशन किया और उसको फिर हाइड्रोजन सेंसिंग के लिए, हाइड्रोजन का आप समझ रहे हैं आजकल कितना महत्व है, हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात हो रही है और इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि जब अगर वो थोड़ा सा पार्ट भी अगर एटमॉस्फेयर में लीक कर जाएगा तो एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई भी लीकेज है तो उसके डिटेक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन सेंसर चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप हाइड्रोजन सेंसर फॉर दैट। तो एक तो हमने टंगस्टन ऑक्साइड में सिल्वर की डोपिंग की और फिर हाइड्रोजन सेंसर डेवलप किया, उसका रिजल्ट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। उस पर गामा इरेडिएशन किया और गामा इरेडिएशन करके फिर उसका हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस की सेंसिंग की। वो हमारा कम्युनिकेशन स्टेज में है। और उसके बाद में हमने उसी WO3 पर हेवी आयन बीम निकल 7+ 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी उस पर हमने बम्बार्ड किया, इरेडिएट किया और उसके चलते जो चेंजेज आए तो गामा, तो हम लोगों ने उसको हाइड्रोजन गैस की सेंसिंग में फिर यूज किया। और ये थर्ड पार्ट जो है ये केमिकल इंजीनियरिंग 13.4 के इम्पैक्ट फैक्टर में ये वाला पेपर अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। तो जितने भी वर्क हमने काम ये शुरू किया 2 से 2.5 साल पहले, और 2 से 2.5 साल पहले में 7-8 ऐसे पेपर्स आए हैं जो वेरी हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में। और इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि दिस इज अ न्यू एरिया, वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग, और हम जो भी काम कर रहे हैं नए काम की तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। सो हम लोगों ने क्या किया है, सो दिस देखिए ये अप्रैल 25 में आया था एक, और ये अक्टूबर इसमें आया था ना। ये तो सिंथेसिस टेक्निक है, ये कैसे करके हम लोगों ने WO3 को सिंथेसाइज किया। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस वन कैन गेट फ्रॉम आवर पेपर, और किसी को भी हमारे ये रिसर्च पेपर्स अगर चाहिए तो हम सबको PDF कॉपी भेज देंगे, वो आप उनसे ले सकते हैं, सारे के सारे के PDF कॉपीज। तो ये सिंथेसिस का तरीका है कि किस तरीके से हम लोगों ने WO3 सिंथेसाइज किया और किस तरीके से हम लोगों ने डिवाइस का भी फैब्रिकेशन किया है, पूरा उसके बारे में एक हम लोगों ने पूरा दिखा दिया है। किस तरह से स्टीयरिंग करना, ऑटोक्लेव में डालना, देन ओवन में डालना, कैल्सिनेशन करना, फिर उसके बाद में क्या है ये सॉल्यूशन प्रिपरेशन, सोनिफिकेशन, स्पिन कोटिंग और एनिलिंग थिन फिल्म एंड फैब्रिकेटेड थिन फिल्म हमारे पास है। ये पूरे हम लोगों ने किया। इसके बाद क्या क्या केमिकल रिजल्ट्स हुआ, इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड हमारे रिसर्च पेपर में आपको मिल जाएगा। देन वी हैव सिंथेसिस पूरा है ये ना। अब आते हैं थोड़ा आयन बीम इरेडिएशन के फंडामेंटल्स की तरफ, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम बार-बार कहते हैं कि हमने 100 मेव तक अपने एनर्जी को, आयन की एनर्जी को एक्सेलरेट किया। सो हाउ डू वी एक्सेलरेट दैट? कौन सा ऐसा एक्सेलरेटर है जिससे कि हम बीम का भी सिलेक्शन कर लेते हैं, बीम आयन बीम हमें मिल जाता है, हाई एनर्जी मिल जाता है, लो एनर्जी मिल जाता है, हर तरह की एनर्जी मिल जाती है।
तो थोड़ा सा बेसिक्स हम आपको बताना चाहेंगे। वो मुझे लगता है कि क्लास 12 में ही बहुत सारे लोगों ने वन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा, और सभी टीचर्स भी जानते हैं व्हाट इज वन डी ग्राफ जनरेटर, अच्छे से जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए वन डी ग्राफ जनरेटर बना था 1929 में। तो ये है एक वन डी ग्राफ जनरेटर। इसमें क्या होता है, दो बेल्ट्स होते हैं। यहाँ पर गौर करिएगा, ये बेल्ट यहाँ से हम इसको चार्ज देते हैं और ये चार्ज बेल्ट लेकर के जाता है यहाँ के इनर सरफेस को, अंदर के सॉलिड सरफेस को ये ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने के बाद में ये वाला जो है इसको हम ट्रांसफर करते हैं बाहर वाले पर, और यही पोटेंशियल हम लोग यूज करते हैं फॉर एक्सेलरेशन पर्पस। और क्लास 11-12 से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो हम और आप पढ़ाते हैं उसमें सिंपली ये पढ़ाते हैं कि अगर दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हो, बेसिक फिजिक्स, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हो, और ये एक है और एक ये दो, इस पर कोई भी चार्ज रहे, इस पर कोई भी चार्ज रहे, अगर हम दोनों को एक थ्रेड से जोड़ेंगे, चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर। भले ही अंदर के स्फीयर पर चार्ज बिल्कुल नेग्लिजिबल बचे, बाहर के स्फीयर पर चार्ज बहुत ज्यादा चला जाए, स्टिल द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर। एंड व्हाट इज द रीजन, कि दोनों के बीच अगर गॉसेस लॉ से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल ऑलवेज बी, दिस स्फीयर विल ऑलवेज बी एट ए हायर पोटेंशियल। तो जब हायर पोटेंशियल पर होगा तो हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर, और बहुत ज्यादा चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और दिस विल हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द चार्ज। लेकिन ये पुरानी चीज हुई, ये हमारा आज का नहीं है, ये पुरानी चीज थी। अब इसके बाद में क्या है, यह इसके बाद में यूज में आया टैंडम वन डी ग्राफ जनरेटर। टैंडम यानी एक वन डी ग्राफ नहीं, 2, 3, 4 को एक दूसरे के साथ में जोड़ करके इस्तेमाल करना कि एक की जगह पर मल्टीप्लाइड इफेक्ट हमें मिले ना। इसमें आप देखिएगा कि यहां पर नेगेटिव आयंस इंडक्ट हो रहे हैं, ये नेगेटिव आयंस को इंडक्ट कर रहे हैं, ठीक। यहां पर एक चार्ज स्ट्रिपर लगा हुआ है, जैसे कार्बन का फॉइल हो गया, चार्ज स्ट्रिपर। तो ये और यहां से एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने V दिया इन दोनों के बीच में। अब आप खुद सोचिए, अगर Q नेगेटिव चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q into V will be the energy gained by the charged particle. Students will know about it. अब एडवांटेज यहाँ क्या लिया गया कि जब यहाँ पर पहुंचा तो इसमें इसके नेगेटिव चार्ज को स्ट्रिप कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। अब वो बन गया एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये V पोटेंशियल पर है, और यहाँ ग्राउंडेड यानी जीरो पोटेंशियल आपने कर दिया। What will happen? Again you have a potential difference for a now positive charge particle. मजे की बात क्या है कि पहले जो यहाँ पर था ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, और यहाँ पर आने के बाद में हमने उसका नेगेटिव चार्ज अगर हटा लिया, पॉजिटिव बन गया, यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का जीरो कर दिया। Now V to zero again it will be accelerated. यानी जो पहले स्टेज में जितना पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक्सेलरेट हुआ, उसका 2 गुना एक्सेलरेशन हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रिपिंग ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड मेकिंग इट पॉजिटिव। सो इस तरह के कुछ और भी टैंडम अगर हम कर लें तो ये सारे के सारे हमारे इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गया उसका एक। आजकल लेकिन ये भी यूज में नहीं है, आजकल पेलेट्रॉन एक्सेलरेटर यूज में है। पेलेट्रॉन एक्सेलरेटर में क्या है, ये पेलेट्रॉन में क्या है कि जो आपका ये बेल्ट है, इस बेल्ट को रिप्लेस कर दिया गया है। इस बेल्ट की जगह पर छोटे छोटे मेटल स्फीयर्स को यूज किए गए हैं, और ये मेटल स्फीयर्स क्या हैं, कैपेसिटर की तरह काम करते हैं। 2 मेटल स्फीयर